नमस्कार। आज मैं आपको एक पेशेंट की कहानी बताता हूँ। एक 35 साल की हाउसवाइफ आई मेरे पास खूब सारी फाइल्स लेके। देखा तो पता चला एंडोस्कोपी नॉर्मल, कोलोनोस्कोपी नॉर्मल, सोनोग्राफी नॉर्मल और ब्लड टेस्ट सब कुछ नॉर्मल, लेकिन उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अबनॉर्मल। वो मुझसे कहती है, सर सुबह उठते ही 3 से 4 बार बाथरूम जाना पड़ता है। हर बार लगता है अब पेट साफ हुआ, लेकिन 10 मिनट में फिर से मरोड़ उठती है। कभी कभी स्टूल में म्यूकस यानी चिकटावा भी आता है। थोड़ा सा भी खाना खाया तो पेट फूल जाता है, और सबसे बुरा, किसी दिन पेट साफ नहीं होता तो किसी दिन लूज मोशन जैसे लगता है। समझ ही नहीं होता कि अगले दिन क्या होगा। अगर इस पेशेंट की लाइफ आपको भी अपने जैसी ही लग रही है, या फिर आपको भी IBS डायग्नोज हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IBS क्या होता है, इसे कैसे मैनेज करें और इट्स सीक्रेट कनेक्शन हमारे पेट और ब्रेन के बीच में। इसके साथ में मैं आपको एक एक्शन प्लान दूंगा, जिसे अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में, तो आप बहुत अच्छे से हील हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर शादाब खान, MD होम्योपैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, IBS है क्या? अगर मैं आपसे कहूँ IBS असलियत में पेट की बीमारी ही नहीं है, ये सिग्नल की बीमारी है, तो आप बिलीव करेंगे? देखिए, साइंस के हिसाब से हमारे पेट में, मतलब हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में लगभग 10 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। ये कितने हैं? ये एक बिल्ली के पूरे ब्रेन से भी ज़्यादा। इसे हम कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, यानी आपका सेकंड ब्रेन। और ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि सीरोटोनिन, वो केमिकल जो हमें खुश रखता है, हमारी नींद मैनेज करता है, इसका 90% प्रोडक्शन हमारे ब्रेन में नहीं, हमारी गट में होता है। सिर्फ 10% प्रोडक्शन हमारे ब्रेन में होता है। मतलब जब आपका पेट अपसेट होता है तो आपका मूड भी अपसेट होता है। कभी ध्यान दिया है, जब पेट किसी भी तरह से खराब होता है तो हमारा सारा ध्यान बस उधर ही रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये केमिकल है। आपका गट सीरोटोनिन कम बना रहा है। लेकिन ये कहानी एक तरफा नहीं है, ये 2 तरफा हाईवे है। जैसे मैंने आपको बताया, पेट खराब तो मूड खराब, इसका मतलब जो हमने अभी देखा। और दूसरा है मूड खराब तो पेट खराब, अब हम ये देखेंगे। अब समझिए क्या होता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जैसे ऑफिस का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, हेल्थ का स्ट्रेस, या किसी भी तरह का स्ट्रेस, तो आपका ब्रेन कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये कॉर्टिजोल आपके स्टमक में जाके एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाता है। अब एसिड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? एसिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी, छाती में जलन यानी हार्टबर्न ज़्यादा बढ़ेंगे, बराबर है, और आपके पेट में अल्सर्स वगैरह क्रिएट होंगे। स्ट्रेस आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को पागल बना देता है। किसी केस में तो ये बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, पेट भारी होना, थोड़ा सा भी खाना खाए तो पेट जल्दी भर जाना, या डेंजरसली फास्ट, इसमें 3 से 4 बार मोशंस जाना, लेकिन हर बार सही तरह से पेट साफ ना होने का फीलिंग आना। इसीलिए IBS में कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है तो कभी डायरिया होता है, या कभी एक ही दिन में दोनों होते हैं। जब हमारा गट इरिटेटेड होता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा म्यूकस क्रिएट करने लगता है। इसीलिए स्टूल में हमें IBS वाले पेशेंट्स में चिकटावा यानी म्यूकस दिखता है, जिसे देखकर पेशेंट डर जाते हैं। IBS के केसेस में आपके गट की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका गट इतना सेंसिटिव हो जाता है कि नॉर्मल डाइजेशन की हल्की सी मूवमेंट भी पेट में मरोड़ जैसे लगती है, और नॉर्मल गैस आपको सीवियर पेन देती है। स्ट्रेस आपके गट के अच्छे बैक्टीरिया को मार देता है, और जब अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं तो बुरे बैक्टीरिया गैसेस, पेट फूलना, इन्फ्लेमेशन सब कुछ करते हैं। और ये एक ना रुकने वाली साइकिल बन जाती है। जैसे पेट खराब, उससे टेंशन बढ़ता है, टेंशन से और पेट खराब होता है, और पेट खराब से और फिर टेंशन बढ़ता है, तो ये अनएंडिंग साइकिल बन जाती है। इसीलिए जब तक आप सिर्फ एसिडिटी की गोली खाते रहेंगे और ये ब्रेन गट हाईवे या ब्रेन गट एक्सिस को ठीक नहीं करेंगे, तो IBS कभी अच्छे से ठीक नहीं होगा। यही वजह है कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन आप नॉर्मल नहीं हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 1, साइंटिफिक डाइट।
देखिए आईबीएस में सब कहते हैं घर का खाना खाइए, सिंपल खाना खाइए, लेकिन रियलिटी ये है कि कई बार आपकी घर की दाल रोटी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा लो फोडमैप डाइट। ये फोडमैप क्या है? ये स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट ही नहीं होते, ये सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। और जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया इन्हें फर्मेंट करते हैं, मतलब इनका तोड़फोड़ करते हैं। और इससे दो बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब फर्मेंटेशन होता है तो गैस बनती है और आपका पेट फुटबॉल की तरह फूल जाता है। और दूसरा, ये शुगर्स हमारे इंटेस्टाइन में पानी खींच लेते हैं। इससे क्या होता है? डायरिया होता है। तो हमें करना क्या है? अभी फ़िलहाल आगे के 1 महीने हमें हाई फोडमैप फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो इसमें सबसे बड़ा फूड क्या आ गया? इसमें सबसे बड़ा फूड और सबसे इम्पोर्टेंट फूड है गेहूं की रोटी। जी हाँ, हमें आगे 1 महीने के लिए गेहूं की रोटी बंद कर देनी है। क्यों? क्योंकि गेहूं में फ्रक्टेंस होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आईबीएस पेशेंट्स के लिए पॉइजन है। ये हेवी गैस और पेट का भारीपना और उससे क्रैम्प्स भी ट्रिगर करता है। तो करना क्या है? हमें गेहूं की रोटी की जगह ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी यूज़ करना है। चावल इजीली डाइजेस्टेबल है। आईबीएस के केसेस में चावल काफ़ी फ्रेंडली है, तो हमें रोटी कम और चावल ज़्यादा खाना है। इसके साथ में ज्वार या बाजरे की रोटी यूज़ करते हो तो वो यूज़ करिए, लेकिन गेहूं की नहीं। देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप सोच रहे हैं कि आपके चावल से शुगर बढ़ेगी, तो क्या करना है? हमें चावल को नॉर्मल पकाना है, फ्रिज में 12 घंटे के लिए ठंडा होने देना है और फिर उसे गर्म करके खाना है। इससे क्या होगा? जब चावल ठंडा होगा तो उसका स्टार्च रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और ये ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता और एक गट बैक्टीरिया के लिए भी हेल्दी होता है। दूसरा क्या करना है? हमें हेवी दाल नहीं यूज़ करना है। हेवी दाल मतलब जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, उड़द हो गई, चना हो गए, ये सब चीज़ें आईबीएस के लिए बहुत हेवी है। इन्हें डाइजेस्ट करने में आपका गट बहुत मेहनत करता है और इसमें आपका पेट गैस की फैक्ट्री बन जाता है। तो फिर खाना क्या है? हमें खाना है मूंग दाल या मसूर दाल। वो भी ये दालों को रात को भिगो के रखिए, सुबह कुकर में 1 सीटी ज़्यादा दे के बनाइए। जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना इजीली डाइजेस्ट होगा। तीसरा क्या करना है? हमें दूध बंद कर देना है। देखिए, दूध में लैक्टोस होता है और आईबीएस के पेशेंट्स में लैक्टोस इंटॉलरेंस बहुत कॉमन देखा गया है। मतलब आपकी बॉडी लैक्टोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो करना क्या है? हमें दूध की जगह छाछ या दही को यूज़ करना है। ये बहुत सेफ़ है और हेल्दी भी है। क्यों? क्योंकि दही बनाने में बैक्टीरिया पहले से ही लैक्टोस को तोड़ देते हैं, तो वो इजीली डाइजेस्टेड फॉर्म में आपके पास में आता है। और दही एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक्स है जो आपके गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है। एक नेचुरल मेडिसिन है। इसके अलावा क्या करना है आपको? प्याज और लहसुन बिल्कुल बंद कर देना है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि गेहूं में फ्रक्टेंस होता है, उसी तरह से प्याज और लहसुन में भी फ्रक्टेंस होता है। ये भी आईबीएस को वैसे ही ट्रिगर करता है जैसे कि गेहूं। तो इसमें क्या करना है? हमें प्याज और लहसुन की जगह पे हींग और अदरक का यूज़ करना है। हमें तड़के में हींग और अदरक का यूज़ करना है। देखिए, हींग क्या काम करेगा? हींग एक नेचुरल एंटी गैस प्रॉपर्टी है उसमें, तो डाइजेशन को बूस्ट करेगा। दूसरा, अदरक क्या करेगा? अदरक नौशिया कम करेगा और खुद ही एंटी इन्फ्लामेटरी है और गट को भी वो हेल्प करता है। देखिए, टेस्ट पहले 1 से 2 दिन तो थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन उसके बाद में आपको नया टेस्ट पसंद आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका पेट खुश रहेगा। और क्या करना है? कच्ची सब्जियां बिल्कुल बंद करनी है। कच्ची सब्जियां हो गया, ककड़ी हो गई, कैबेज हो गया, ये सब चीज़ें आईबीएस के लिए जहर है। इनमें सेल्यूलोज होता है जो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है आईबीएस वालों के लिए। तो इसमें क्या करना है? हमेशा पकी हुई सब्जियां खाना है। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है लौकी, तुरई। इन्हें अच्छे से पका कर सॉफ्ट बना के खाना है। देखिए, ये सब चेंजेस सुनकर घबराहट तो होती कि इतना सारा छोड़ना है, लेकिन मैं आपको ये हमेशा के लिए करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर ये डाइट के साथ में हमने प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉलो किया तो क्या होगा? हमारी गट को हेल्थ रिगेन करने में आसानी होगी और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी साथ देगी तो हम नॉर्मल डाइट में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हमने डाइट को ही फॉलो किया तो आपको 1 आधा महीने में पेट में हल्कापना और एनर्जी का इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि नहीं, आप थोड़े थोड़े ठीक हो सकते हैं करके।
देखिए, डाइट ने आपका हार्डवेयर ठीक कर दिया। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, मतलब आपके ब्रेन की। एक सिंपल सवाल, कभी नोटिस किया है कि जब आप टेंशन में होते हो, डर जाते हो या बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आपके पेट में गुड़गुड़ी सी फील होती है, या पेट टाइट हो जाता है, या अचानक से आपको मोशंस जाना पड़ता है? देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। आपका ब्रेन और आपके पेट के बीच में एक स्पेशल नर्व है जिसे हम कहते हैं वैगस नर्व, और मैं कहता हूँ ब्रेन गट वायर। इस ब्रेन गट वायर को आप समझे आपके घर के मेन इलेक्ट्रिक वायर की तरह। ये वायर आपकी ब्रेन से शुरू होती है, आपके हार्ट से होके जाती है और सीधा आपके स्टमक और इंटेस्टाइन तक जाती है। अब ये वायर दो तरह का सिग्नल देती है। जब आप रिलैक्स होते हो, खुश होते हो, काम होते हो, तो ये वायर आपके ब्रेन से पेट को कहती है कि भाई सब ठीक है, रिलैक्स करो, डाइजेशन चालू करो और खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करो। आपकी बाकी की मसल्स को ढीला छोड़ दो और सीरोटोनिन बनाओ, जो आपका खुशी वाला केमिकल है। इससे क्या होता है, हमारा पेट स्मूथ काम करता है, खाना डाइजेस्ट होता है, गैस नहीं बनती और मोशंस नॉर्मल होते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, डर जाते हो या ओवर थिंक करते हो, तो ये वायर ब्रेन से पेट को इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। इमरजेंसी सिग्नल में क्या बोलता है कि अभी डेंजर है आपकी बॉडी को, अभी डाइजेशन बंद कर दो, अभी हम सारा जो ब्लड सप्लाई है पूरे मसल्स को भेजेंगे, क्योंकि बॉडी में लड़ने के लिए या भागने के लिए। इसे हम मेडिकल साइंस में फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। इस टाइम आपका स्टमक मसल्स टाइट हो जाते हैं और एसिड ज़्यादा बनता है। इससे क्या होगा, IBS के वही सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया था। एक तो आपका इंटेस्टाइन का मूवमेंट स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा, उससे कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। आपकी मसल्स टाइट होने की वजह से आपको पेट में क्रैम्प्स या मरोड़ जैसे फील होंगे। एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से एसिडिटी और हार्ट बर्न क्लियर होगा, बराबर है। तो जब तक ये वायर आपका, यानी कि ये वैगस नर्व अटैक मोड में रहेगी, तब तक आपको दवाई भी टेम्पररी ही काम करेगी, क्योंकि प्रॉब्लम डाइजेशन की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है सिग्नल की। तो अब सवाल है, अब हम इस वायर को, यानी इस वैगस नर्व को वापस ग्रीन लाइट मोड में कैसे लेके आए? इसके लिए मैं आपको 2 साइंटिफिक टेक्निक्स बता रहा हूँ। कोई फैंसी नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन टेम्पररी आपको हेल्प करने के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर हमने प्रॉपर वो डाइट, ये थोड़ी टेक्निक्स और साथ में एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये लिया तो हम बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली टेक्निक है द 4-7-8 रूल, या फिर बोल सकते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग। क्या करना है, नाक से 4 सेकंड तक के सांस लेना है, सांस को अंदर 7 सेकंड तक का रोक कर रखना है और मुंह से 8 सेकंड तक के सांस छोड़ना है। सांस इस तरह से छोड़ना है जिससे पहाड़ से हवा उतर रही हो। देखिए, इसमें साइंस क्या है, जब आपका सांस का छोड़ना आपके इनहेल करने से लंबा होता है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वैगस नर्व को सिग्नल मिलता है कि भाई डेंजर नहीं है, रिलैक्स करो। कब करना है इसे? कभी भी खाना खाने से पहले, दोपहर को, सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले, रात खाने से पहले, हर बार खाना खाने से पहले कम से कम 5 राउंड करने हैं। दूसरा टेक्निक क्या है, कोल्ड वाटर गार्गलिंग। ये बहुत सिंपल टेक्निक है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। करना क्या है, सुबह ब्रश करने के बाद में ठंडे पानी से ज़ोर ज़ोर से गार्गल करें, ज़ोर ज़ोर से, लगभग 30 सेकंड तक के। देखिए, आपके गले के मसल्स के पास में वैगस नर्व कनेक्टेड है। जब आप गार्गल करते हैं ना, तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है और ये वाइब्रेशन वो नर्व को स्टिमुलेट करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को वेकअप कॉल होता है कि भाई चलो, अभी अब सुबह हो गई है करके। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर। देखिए, हमने डाइट फॉलो किया, मैंने जो टेक्निक्स बताए थे वो फॉलो किया, इससे आपको आराम भी पड़ा, लेकिन इसमें क्या आपकी गट की हाइपर सेंसिटिविटी ठीक हुई? जी नहीं। ये तो आपने जब फिर से छोड़ा तो थोड़ा सा या फिर थोड़ा सा भी आपने कुछ रोटी खाया या कुछ खाया तो ये फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो हमें यह हाइपर सेंसिटिविटी ठीक करना है, हमें इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को, सीरोटोनिन के लेवल को नॉर्मल पे लेके आना है, और ये सब चीज़ें करने के लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की ज़रूरत है। और इसमें मैं समझता हूँ होम्योपैथी सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल के रिएक्शंस को समझकर उन्हें ठीक करने की कोशिश की जाती है।
जिससे वैगस नर्व का ओवर स्टिमुलेशन नहीं होता और इंडिविजुअल सही तरह से लंबे समय तक के ठीक रहता है। इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि IBS पेशेंट्स की पर्सनैलिटी और उनके रिएक्शन ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं और हर टाइप का ट्रिगर अलग है, उनकी पर्सनैलिटी अलग है और उनकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी अलग है। सबसे पहला पर्सनैलिटी टाइप आता है द परफेक्शनिस्ट। ये लोग वर्कोहोलिक होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, काम का प्रेशर बहुत लेते हैं। इस टाइप के इंडिविजुअल्स को मोस्टली कॉन्स्टिपेशन रहता है, लगता है सुबह पेट साफ नहीं हुआ, सुबह जल्दी उठते हैं लेकिन पेट क्लियर नहीं होता और इन्हें एसिडिटी भी बहुत सीवियर होती है। इन्हें ऑफिस का प्रेशर, डेडलाइंस, परफेक्ट होने वाली फीलिंग, ये सब चीज़ें इनको बहुत होती है। दूसरी पर्सनालिटी है द वरियर। वरियर मतलब चिंता करने वाला। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी ना किसी तरह से बस चिंता ही रहती है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें ही चलते रहता है। ऐसे केसेस में जब डायरिया होता है तो हम उसे एंटीसिपेटरी डायरिया कहते हैं। जैसे इनका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के पहले इन्हें लूज मोशन लग गए, इनका इंटरव्यू है, इंटरव्यू के पहले इनको पेट में मरोड़ आनी शुरू हो गई, या कोई भी फंक्शन है वहाँ जाने से पहले इनको लूज मोशन जैसे लग रहा है, स्टूल में चिकटावा आ रहा है, बार बार मोशंस के लिए जा रहे हैं। इन्हें किसी तरीके का अननोन चीज़ का फियर होता है, आप सोच भी नहीं सकते कि इन्हें किस चीज़ का फियर होगा, बराबर है ना। तीसरा आता है इंडिविजुअल इमोशनल टाइप का। ये लोग अपने दुख बाहर ही नहीं निकालते, अंदर दबा लेते हैं, कभी रोते नहीं, कभी गुस्सा नहीं दिखाते। मोस्ट ऑफ द केसेस में इमोशनल इवेंट होने के बाद में, जैसे इमोशनल इवेंट बोले तो किसी पे गुस्सा आया, ब्रेकअप हुआ, जॉब का कोई परेशानी आया, किसी से रिलेशन ख़राब हुआ, उसके बाद में इन्हें का पेट खराब हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सप्रेस्ड इमोशन या अनरिजॉल्व ट्रॉमा के हिसाब से काम करना पड़ता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, अगर मैंने टाइप 1 वाली पर्सनालिटी यानी हमारे इंडस्ट्रियस वाली पर्सनालिटी को मैंने टाइप 2 वॉरियर वाले अगर दवाई दे दिया तो क्या काम होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि IBS का रूट कॉज ही अलग है। इसीलिए होम्योपैथी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इन तीनों टाइप की पर्सनालिटी में से ही आपका भी रहेगा, लेकिन मैंने आपको ये ब्रॉडली बताया हुआ है। इसीलिए हम होम्योपैथी में डिटेल्ड केस लेते हैं। इसमें हम पता करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका स्ट्रेस का पैटर्न क्या है, आपकी स्लीप, एपेटाइट, थर्स्ट कैसी है, आपकी इमोशनल ट्रिगर्स क्या है और आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी क्या है। इन सब फैक्टर्स को मैच करके हम एक रेमेडी सिलेक्ट करते हैं जो स्पेसिफिकली आपके लिए है। ये आपकी रेमेडी आपके गट ब्रेन एक्सिस को लंबे समय तक के रिसेट करती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बात थोड़ी समझ में आई होगी। शायद ये वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, अब आज के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू।